बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। आज का हमारा मौजू जो है ये हर मुल्क, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, तमाम कौमों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आज का हमारा मौजू ये है कि मंशियात एक आलमी रोग है और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। इस वबा से मैं इसको कहता हूँ कैसे बचा जा सकता है। ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों, तरक्की पजीर ममालिक हों या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, सब का ये बड़ा मसला बना हुआ है। और ख़ास तौर पे हर कौम की जो मुस्तकबिल है वो तो उसके नौजवान होते हैं। अल्लामा इकबाल इसीलिए कहते थे कि मुझे ये डर है दिल ज़िंदा तू न मर जाए, कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से। किसी मुआशरे, मुल्क और कौम जो होती है उसके नौजवान जो होते हैं वो उस कौम का एक ज़िंदा ज़मीर और धड़कता हुआ दिल होते हैं, और किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसकी यूथ, उसके नौजवान होते हैं। तो अल्लामा को तो इसका इसलिए फ़िक्र था ना, वो कहते थे कि शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदान मकतब से सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। आज हमारे शाहीन बच्चे जो हैं उनमें से एक ख़ासी तादाद जो है वो इस लानत में मुब्तला है। मंशियात जो हैं वो तालीमी अदारों हों या दफातर हों या दीगर जो लोग नहीं पढ़े लिखे। आप लाहौर में देखें, मुझे अहबाब ने बताया कि ये मुगलपुरा की तरफ अगर जाएं तो नहर के किनारे पे कहते हैं कि वहाँ वो इंजेक्शन लग रहे होते हैं और वहाँ वो बैठे होते हैं बेचारे लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं, घर के सारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो तबाह हो रहा है। कत्लो गारत की ये बुनियादी वजह बन गई है। लोग अपने आइज़ो अकारब को इस नशे को पूरा करने की, क्राइम रेट जो है इससे बढ़ जाता है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कब, कितनी मुद्दत पहले इस्लाम ने हर किस्म का नशा जो है उसको हराम करार दे दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी के एक वक्त आएगा लोग ये जो हराम चीज़ें हैं, शराब है, इसका नाम बदल देंगे। वो आप कहेंगे ये बेरा है उसको, हराम चीज़ को। वो अगर गाय का पेशाब है तो उसको गौ कोला जो है उसका नाम दे देंगे। और इस तरह की जो कबाहतें हैं और जिस तरह के अब तो नशे की इतनी अक़साम हो गई हैं, वो तो कोई स्पेशलिस्ट ही आज मेरे साथ जो डॉक्टर हज़रात हैं वही बता सकेंगे उसकी कितनी अक़साम हैं, उसके कितने तबाहकुन असरात हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार जो है वो नशा पैदा करे, उसकी कम मिक़दार जो है वो भी हराम है। बाज़ लोग ये बहाने करते हैं कि जी जब तक नशा ना हो उस वक्त तक चीज़ हराम नहीं। मैं तो अगर 5 पैग पीऊँ तो फिर मुझे नशा होता है, अगर मैं हाफ पैग ले लूँ तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, जो चीज़ हराम है ज़्यादा मिक़दार में वो कम में भी हराम है। और ये जब आदमी हराम चीज़ खाता है तो फिर उसके क़ल्ब पे, उसके जहन पे, उसकी रूह पे कैसे बुरे असरात मुरतब होते हैं। मुआशरा जो है वो बीमार मुआशरा बन जाता है। वो बच्चे जो नशे में मुब्तला हो जाते हैं उनकी ज़हानत ख़त्म हो जाती है, उनकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, उनकी सेहतें तबाह हो जाती हैं। इसकी तरफ आपको पता है कि टॉइन भी जो मशहूर हिस्टोरियन था उसने लिखा था अपनी किताब में कि रेशिज़म और अल्कोहल ये दो वो बीमारियां हैं जो सारे यूरोप को हैं और इसका कोई हल नहीं नज़र आता। अगर इसका हल है तो ये इस्लाम के पास है। इस्लाम की तालीमात पर अमल करें तो इससे बच जाएंगे। और इस्लामी तालीमात वो जो अल्लाह करीम ने फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आपके दिलों को चैन, राहत, आपके जहन को सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा। भागते फिरें, दुनिया भर की दवाइयाँ इस्तेमाल करें, नशे लें, नींद की गोलियाँ लें, जो लें, कभी दौलत इकट्ठी कर लें जितनी मर्ज़ी। वैसे नशा तो मैं कहा करता हूँ कि दौलत का नशा हो, इक़्तिदार का नशा हो, या ये शराब का नशा हो, या और कोई हो, ये नशा जो है वो सारा ही ख़राब करता है। लेकिन इसका हल क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है। ये फ़लसफ़े पेश होते हैं। ये जो दौलत है, या इस पर मुझे बहुत खूबसूरत शेर याद आया। फ़खरू मियाँ जो बहादुर शाह ज़फ़र के सौतेले बेटे थे, उनकी बेगम के पिछले ख़ामन से थे, वो बड़ा ज़बरदस्त शायर था फ़खरू मियाँ। उसने कहा इन चारों को जादुए सितम देखा है फ़खरू, एक हुस्न को, आवाज़ को, दौलत को, हुनर को। तो ये जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं ना, इनसे अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आज इस पे गुफ्तगू करने के लिए मंशियात जो है ये कैसा रोग है, इससे कैसे बचना चाहिए और इससे क्या क्या कबाहतें, कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं, इसका हल क्या है और आदमी नशे में क्यों जाता है, नशे में क्यों इस बीमारी में मुब्तला होता है। मेरे चौथे मेहमान अल्लाह के कामिल वली प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा
آپ جو ہے ایک ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں جو دماغی امراض کا ہے، اور جہاں پہ نشے سے مبتلا لوگ بھی وہاں پہ بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کئی برس سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ابتدا آتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے، دلچسپ بھی ہے اور ہمارا ایک روگ بھی ہے معاشرے کا، اور اس پہ ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے۔ آپ کے پاس تو بہت زیادہ مریض پریکٹیکل آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو اللہ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، الحمدللہ بالعالمین، اور لاکھوں درود سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ۔ سر یہ ٹاپک جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیٹوریشن میں، پاکستان کی ترقی نہ کرنے میں، پاکستان میں جو بھی مسائل ہیں اس میں اگر آپ 3 بڑے فیکٹر رکھیں تو اس پہ پہلا یا دوسرا نمبر اس کا ہوگا سر۔ اچھا سر اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جس طرح سے ابھی اسٹیٹسٹک بتائی جا رہی ہے، اور ٹیکنیکلی طور پہ تو ابھی تک کوئی ہمارے پاس ڈیٹا پراپرلی اویلیبل ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ صحیح بات۔ تو باقی ہمارے پاس گاؤں میں کون جاتا ہے، کون کس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے۔ تو ابھی جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹس ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے، ہر بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ ایڈکٹ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ دیکھ کچھ لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، وہ اوکیجنل یوزر ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی پیتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ کیوں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، نقصان کے لیے نہیں بنائی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہیبیچول ہوتے ہیں، بغیر سگریٹ پیے ہوئے وہ کام صحیح نہیں کر پاتے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، 2 سگریٹ دن میں پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ اب جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی زندگی کے ہر فیل تباہ ہو جاتا ہے، ہر فیل تباہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی نہ وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک رہتا ہے، نہ وہ جسمانی طور پہ ٹھیک رہتا ہے، نہ وہ معاشرتی طور پہ ٹھیک رہتا ہے، نہ وہ معاشی طور پہ ٹھیک رہتا ہے، نہ وہ اسپریچولی روحانی طور پہ ٹھیک رہتا ہے۔ یعنی 5 ایسپیکٹ جو ہیلتھ کے ہیں اس کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان اور پوری دنیا میں جو ینگ ایڈلٹس ہیں، خاص طور پہ جو 15 سال سے 54 سال تک کے دوران کے لوگ، تو پاکستان کی آبادی 60% سے زیادہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے، تو بیماری بھی انہی کی ہے۔ اب کسی قوم کے اندر جو ہے وہ 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ینگ ہیں، اور انہی کی یہ میجر بیماری ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور آگے کام کرنے والے لوگ۔ تو اگر تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 1 کروڑ لوگ، تو ایک گھر میں اگر 7-8 لوگ رہتے ہیں تو 7-8 لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اس بیماری کی وجہ سے، پریشان ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تباہ ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ یعنی ایک بھی گھر میں مریض ہے، آپ کہہ رہے ہیں مریض ہے، گھر جو ہے پورا گھر افیکٹڈ ہے۔ آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ اگر ایک بندہ ہے اور 8 لوگ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، 7-8 لوگ رہ رہے ہیں، تو 8 سے ملٹیپلائی کریں تو 8 کروڑ ہوگا سر۔ اب ایک ملک ہے جس کی آبادی 24 کروڑ ہے، اس کا مطلب 33% آف دی پاپولیشن افیکٹڈ بائی 1 ڈیزیز۔ اچھا، ہم اس بارے میں نہیں سوچ رہے، اور سوچ کیوں نہیں رہے؟ ایک بہت بڑا اکنامک اس پہ برڈن ہے ملک کے اوپر۔ ایک تو وہ بندہ کام نہیں کر رہا، دوسرا اس سے ریلیٹڈ کوئی بندے جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ جو میں ہمیشہ ایک بار مثال دیتا ہوں، کیا وہ بہن جس کا بیٹا، جس کا بھائی نشہ کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے سر؟ مجھے بتائیں، وہ کہیں صحیح کام کر سکتی ہے؟ وہ ماں جس کا بیٹا گیا ہوا یونیورسٹی اور اس کو پتہ ہے یہ نشہ کرتا ہے، کیا وہ ماں ٹھیک گھر میں کام کر پا رہی ہے؟ کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہے؟ کیا اس کا باپ کسی جگہ پہ، اچھا ہمارا معاشرہ، وہ بیوی ہمارا وہ جو باپ ہے وہ سر مسجد میں نہیں جا رہا، وہ شادی بیاہ میں نہیں جا رہا، وہاں پہ جو اس کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز تھی وہ نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں کہیں بیٹھا ہے، وہ کالج میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، اسپتال میں کہیں بیٹھا ہے، اس کا دماغ تو وہاں چل رہا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اچھا وہ جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیا اپنے اسکول کالج میں صحیح پڑھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا جو پیتھولوجیکل معاشرہ ہے وہ اس بچے کے بارے میں زیادہ پوچھتا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیفیکٹڈ ہے۔ بھائی تمہارا وہ بھائی جو ہے وہ آج کل نظر نہیں آ رہا، تمہارا جو ہے نا بیٹا، ہاں اچھا جو بیوی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیوی اپنے رشتہ داروں کو بتا سکتی ہے کہ میرا بھائی شوہر جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے؟ ہمارا تو المیہ یہی ہے کہ ہم چھپائے رکھتے ہیں۔ اچھا آپ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو جو ملک کے اندر ڈیٹوریشن ہے اس کی مین وجہ نظر آئے گی کہ وہ آگ، جیسے ابھی بتایا کہ پڑوس میں آگ لگ گئی ہے، ایک جگہ کونے پہ آپ آگ لگا دیں،
सब लोग उधर भाग जाते हैं, इधर दूसरा काम हो रहा होता है। ये मुल्क हमारा इसी वजह से आप देखें दिन भर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा, आप एक दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है, प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे जो बात पता है कि ये एक प्राइमरी खुद शुरू होने वाली बीमारी है सर। एक तो एक बात आपके प्रोग्राम से मैं बार बार कहूँगा कि जो लोग एडिक्ट हैं, जो एडिक्ट हो चुके हैं, उस डेफिनेशन में पूरा उतरते हैं, वो बीमार हैं, वो बदमाश नहीं हैं। अच्छा, उनको बतौर बीमार ट्रीट करें, उनको बीमार लेना है। जैसे आप कैंसर के लिए दौड़ते रहे, जैसे आप कोरोना के लिए दौड़ते रहे, जैसे आप हेपेटाइटिस के लिए दौड़ते रहे, इसी तरह दूसरी बीमारियों, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी के लिए रिसर्च, भागना, दौड़ना, बताना, अबंडन नहीं करना उनको। हाँ, उनको ये नहीं कहना कि तुम बदमाश लेबल कर देना है कि ये बहुत गंदा आदमी है। जी सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो बीमार हैं तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। ये जाएगा कि हम उनको जो है ना वो थाने में बंद करें, अगर बदमाश है तो थाने में बंद कर दें। तो ये रहने वाली बीमारी है, बढ़ने वाली बीमारी है, और अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो ये मार देने वाली बीमारी है। ये इतनी ज़्यादा पैथोलॉजिकल है, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन, या जिस तरह से जो हार्ट डिजीज़ हैं, ये रहने वाली बीमारी है और बढ़ने वाली बीमारी है। जब ये समझ लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर इसमें। एक तो ये है कि एक केमिकल डिपेंडेंसी होती है, एक नॉन केमिकल डिपेंडेंसी होती है। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको नशे की आदत होती है कुर्सी की, एक ये भी नशा होता है, बहुत बड़ा और ये बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा नशा है। इसके अलावा जो है वो जुए के अंदर भी, जुआ जो है एक बहुत बड़ी नॉन केमिकल डिपेंडेंसी है। इसी तरह ये जो मोहब्बत का इश्क का नशा होता है, ये भी बहुत बड़ा है, कि नॉन केमिकल्स है। ये भी इसी तरह से तबाह करते हैं जिस तरह स्टूडियोज के बाहर जाके बैठे होते हैं नौजवान। जी जी, सुबह सुबह टेलीविजन स्टेशनों के बाहर जाके बैठे होते हैं, मुझे ड्रामे में कास्ट कर ले, मुझे हीरो बना दे। ये भी बड़ी तबाही, बड़ा नशा होता है। और ये अच्छा, जो केमिकल डिपेंडेंसी है इसका, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बालों से लेकर नाखून तक असर अफेक्ट है इसका। और अलमिया देखें सर, अलमिया ये है कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है, अगर आप घर की मासी से पूछें ना तो वो आपको बता देगी कि मैं कौन सा नशा इस्तेमाल करती हूँ, और वो है तितली वाली गोली। कौन सी? तितली वाली गोली सर। तितली वाली गोली? जी, लेक्सोटनिल जिसको कहते हैं आप, नींद की गोली जो है। हाँ, वो मासी से पूछें, वो तितली वाली गोली खाएगी। अच्छा, नशे आप हैरान हो जाए। ये तो आम लोग मैंने देखा है, वो कहते हैं लेक्सोटनिल खा लो। तो सर आपको, आप देखिए कि उसकी वजह है कि सबसे ज़्यादा अगर ओवर काउंटर कोई चीज़ बिक रही है तो वो ये है। तो ये भी नशा है सर, ये अच्छा? तो अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये भाई इसके अंदर लिखा हुआ लेक्सोटनिल। रिश्वत में मुलव्वस है, उनके बेटे सबसे ज्यादा बीमार हैं जिस वक्त। ये डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछ लें कि जितने हराम की कमाई वाले लोग हैं उनके बच्चे इनके पास वो डॉक्टर साहब बताएंगे इलाज कराने के लिए ये हराम की कमाई वाले वाकई कुछ तो मेरे बेलम में है। सर मैं तो अब आपको क्या बात बताऊं कि मैं तो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल रोज वास्ता पड़ता है, फील्ड ही ऐसी है कि पाकिस्तान का हर तबके के लोग, और जो जितने ज़्यादा बड़े तबके के लोग हैं उतनी ज़्यादा मिजरी जो उनके घर में, और जो मिजरी है वो, क्योंकि औलाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी का महवर ही वही है, चारों तरफ उनके घूमते हैं, उसी में से कोई ना कोई मसले। और मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ कि जो कमरा बंद करके रोते हैं बकौल प्रोफेसर साहब के, और वो हाथ से जो है वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि हमें सब मिन हैजुल कौम मिलके इस बीमारी से लड़ना है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो प्रिवेंशन है जो मैडम कह रही है, और एक जो है ना, जब आदमी जब एडिक्ट हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना, छुपाना नहीं है। छुपाने का नतीजा सर सबसे बड़ा यही आता है, नुकसान हो रहा है। कि मैं सॉरी टू से एक ऐसा लफ्ज़ जुमला हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये बहुत क्लियर बताना ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन या साइकेट्री की बीमारी जो है वो प्रेगनेंसी की तरह से सर, कि शुरू में 4 महीने किसी को नहीं पता होता, और उसके बाद पूरी दुनिया को पता होता है। ओए होए होए, वाह 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 वाह, पूरी दुनिया को पता, जितना आप छुपाते हैं वो फिर बाद में सबको पूरी दुनिया को। और हम अपनी आंखें जब बंद रखते हैं, हम आंखें बंद रखते हैं कि नहीं किसी को नहीं पता, किसी को, सारी दुनिया को पता। अच्छा, चलो फिर बताएं, फिर करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये आपको भी सवाल है, इनको भी सवाल है सर। प्रिवेंशन सबसे पहले तो हमें बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, रेगुलर घर से शुरू होता है। बाप पी रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं आप? नंबर 1 ये प्रिवेंशन, स्कूल कॉलेजेस में इसकी तालीम दे देने शुरू कर, जैसे प्रोफेसर साहब ने काम शुरू कर दिया है। ठीक, प्रिवेंशन पे काम करें, क्योंकि इतनी बड़ा जो लोड है
اس کو کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں جب کروڑوں کی تعداد میں آ جائیں گے؟ تو پریونشن پہ کام کریں گے. اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ ایڈکٹ ہو گیا ہے تو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ پہ جائیں, اور پراپر ٹریٹمنٹ پہ جانا ضروری ہے. ادروائز آپ کی ملک کی جو ڈیٹیوریشن کی مین وجہ یہی ہے. آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا خرچہ, کتنا بڑا برڈن گھر پہ, ملک پہ, شہر پہ موجود ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب